आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बर्मा टुडे से सोशल साइंस के सेट 2 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सेट 1 पढ़ाया ही नहीं और आप डायरेक्ट सेट 2 पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे पास जो सेट 1 है बर्मा बोर्ड टुडे का जो सेट 1 है और हमारा जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी हुआ था, मॉडल सेट 1 जारी हुआ था, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो मैंने आपको जैक का मॉडल सेट 1 पढ़ा दिया है, तो ये सेट 1 दोनों सेम टू सेम है, दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, मतलब जो जैक का मॉडल सेट 1 है वही बर्मा बोर्ड टुडे में सेट 1 है। तो मैंने तो आपको ये पढ़ा दिया है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं सीधे सेट 2 से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इतिहास के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉ, इस किताब के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। और इस किताब को कब लिखा गया था? तो इसका आप याद रखिएगा 1748। खैर ये तो नहीं यहां पर पूछा गया है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये जो बुक है इस बुक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। कब लिखा गया है ये बुक? तो 1748 को। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, तो इटली का जो एकीकरण हुआ था ये 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था। 1871 ईस्वी को। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर 9 अगस्त, यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन में केवल अगस्त 1942 ऑप्शन दिया है, तो बस आप उसे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि 9 अगस्त 1942। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मतलब ये किताब का नाम है हिंद स्वराज, तो ये किताब के लेखक कौन थे? मतलब ये जो हिंद स्वराज किताब है इस किताब के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक थे महात्मा गांधी। मतलब गांधी जी इस किताब के लेखक थे। इसका सही आंसर होगा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी। और इस किताब को कब लिखा गया था? तो इस किताब को लिखा गया था 1909 को। कब? 1909। मतलब हिंदी स्वराज नामक ये जो पुस्तक है इस किताब को 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब की गई? ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन है इसके स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। कब? 1995। अगर आप एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1 जनवरी को WTO की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर उग्रवादी हमला कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 11 सितंबर 2001, यानी कि 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र है वहां पर आतंकवादी हमला हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने, यहाँ पर एक खाली स्थान है, खुले, मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था? 1730 के दशक या फिर 1740 के दशक? तो इसका जो सही आंसर है 1730 के दशक, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने जो खुले थे तो 1730 के दशक खुले थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, यहाँ पर एक डैश है, में हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ था, कब हुआ था, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए कहां पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, 1930 ईस्वी। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से अगर जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। और ये चला था कब तक? तो ये चला था 13 जनवरी 1931 तक। तो इतना दिन तक ये चला था। और कहां पर आयोजन हुआ था? तो लंदन में।
क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सब आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज पूछा गया है और ये सब पूछा भी नहीं जाएगा, उतना आपको डीपली नहीं जाना है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए केवल और केवल बता दे रहा हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ पा रहे हैं, बस आपको यही लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि यहाँ से 1 अंक वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और यहाँ से 2 अंक वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। देखिए कोई जरूरी नहीं होता कि आपको 40 शब्दों में ही उत्तर देना है। अगर आप पॉइंट बनाकर आंसर को लिख रहे हैं तो जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि 2-3 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो कहानी खत्म, मतलब 2 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, बस यही आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है सर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो देखिए 1815 की वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या थे कि नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना, यानी जो नेपोलियाई युद्ध हुआ था उसके दौरान जो कुछ भी बदलाव हुआ था उस बदलाव को खत्म करना इसका मेन मकसद था। यूरोप के शक्तियों को एकत्रित करना, यानी यूरोप में जितनी भी शक्तियां थी सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, यानी कि एकत्रित करना, तथा यूरोप को एकता के धागे में पिरोना, मतलब यूरोप को मतलब एकजुट करना, मतलब जितने भी मतलब जो विभाजित जो भी चीज है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मतलब राज्यों के आधार पर, तो उसको एकजुट करना, मतलब उसको एक एकता के धागे में पिरोना, इसका मेन मकसद था। तो ये था 1815 की जो वियना संधि थे इसका उद्देश्य था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि चौरी चौरा कांड क्या है। तो देखते हैं चौरी चौरा कांड क्या है। तो देखिए सर कि चौरी चौरा एक स्थान है, मतलब ये एक स्थान का नाम है जहां 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध एक सभा हो रही थी। बात समझ में आया कि 1922 ईस्वी में क्या हो रहा था, वहां पर सरकार के विरुद्ध सभा हो रही थी। ठीक है, यहां पर है कि छेड़खानी की कोई बात ना होने पर भी पुलिस ने गोलियां चला दी। ठीक है, वहां पर कोई ऐसा मतलब छेड़खानी का बात नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस गया वहां पर और जाकर वहां पर क्या क्या गोलियां चला दी, जिससे क्या हुआ कि गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और लोग क्या हो गए, इससे गुस्से में आ गए और जाकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। बात समझ में आया, जिससे क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। जो इस टाइम जिस टाइम मतलब ये जो घटना हुआ था, इस टाइम मतलब महात्मा गांधी बहुत सारे मतलब आंदोलन चला रहे थे, तो ये सब घटना को देखकर वह इस आंदोलन को भी बंद कर दिए। क्लियर है, तो यही था चौरी चौरा कांड की, इस आपको बस यही चीज आपको लिख देना है। आगे बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बात एक ही है, आपको एक ही आंसर लिखना है। और यहाँ पर अथवा देकर नीचे और एक क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं हर एक जगह पर देख रहा हूं, मैंने इसको मॉडल सेट 2 में भी देखा, मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। ये शायद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, चलिए इधर यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। इस टाइप से पूछा जा सकता है। बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, व्याख्या करें। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। मतलब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको केवल और केवल एक ही आंसर लिखना है, जो कि ये है स्पिनिंग जेनी मशीन। स्पिनिंग जेनी, पहले स्पिनिंग जेनी मशीन जो है इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पिनिंग जेनी एक सूत कताई मशीन है, मतलब स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सूत काटते हैं, मतलब सूता काटते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। और इसका आविष्कार किन्होंने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कब किया था, तो 1764 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल का बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे, क्योंकि और ये जो मशीन है इसका विरोध बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे मजदूर इसका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि देखिए कि हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में करें, वही काम को कोई मशीन घंटों या मिनटों में कर देती है, तथा इससे कम लोगों की आवश्यकता होती है। देखिए पहला रीजन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम है, जिस काम को 10 आदमी 10 दिन में करता है, तो उसी काम को कोई एक मशीन आकर घंटों में या फिर मिनटों में कर देता है, और वहां पर बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता होती है। पहला कारण नहीं था। इसी तरह ब्रिटेन में महिलाएं उन उद्योग में काम करते थे, जैसे ही वहां स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई, सारी महिलाओं का काम छूट गया और वे बेरोजगार हो गए। क्लियर है बात, मतलब बहुत सारी महिलाएं जो थी, मतलब ब्रिटेन के बहुत सारे उद्योगों में काम कर रही थी, और जैसे ही वहां स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई, उन लोगों का काम छूट गया और वे लोग बेरोजगार हो गए। आगे देखिए, इस मशीन को 1-2 आदमी ही आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था, इसलिए
उद्योगपतियों ने सारे महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके निकालने लगा। क्लियर है बात? मतलब ये जो मशीन था, स्पिनिंग जेनी जो मशीन था, इसको एक या दो आदमी इसको ऑपरेट कर लेता था, यानी कि चला पाता था, जिससे मतलब और एक मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा धागा बना लेता था। इससे उद्योगपतियों ने क्या किया कि एक एक करके मतलब सारे महिलाओं और मजदूरों को उद्योग से निकालने लगा। क्लियर है? आगे बढ़े। इसी कारण से ब्रिटेन की महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया। और इसी कारण से मतलब जो ब्रिटेन के महिला हैं, मजदूर हैं, उन लोगों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। और इस मतलब ये जो मिशन था उन लोगों का कि मतलब जो स्पिनिंग जेनी मशीन का जो विरोध कर रहे थे, इसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया, उनका हेल्प किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था अथवा देकर, अथवा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। मतलब दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशकरण में किस प्रकार मदद की। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह अपना व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। क्लियर है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ कि यूरोप ने समुद्री रास्ते के जरिए विश्व का भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उन लोग विश्व का भ्रमण कर रहे थे ताकि उन्हें एक बिजनेस फ्रेंड चाहिए, यानी कि व्यापारिक साथी वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समय पुर्तगाली और स्पेन दो बहुत शक्तिशाली देश था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? मतलब उस टाइम जो पुर्तगाली और स्पेन जो ये दो देश थे, बहुत ही शक्तिशाली देश थे, और उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका को उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये उपनिवेश क्या होता है? तो देखिए, उपनिवेश कहा जाए या फिर उपनिवेश देश कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती। तो जो दूसरे देश से आए हुए लोगों की जो बस्ती है उसे ही हम लोग उपनिवेश कहते हैं। ठीक है। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकतों के दम पर नहीं जीतता था, बल्कि उनके जीतने का कारण चेचक का कीटाणु था। देखिए, जो यूरोपीय सेनाएं थे ना, मतलब सैनिक ताकत के कारण ही नहीं जीतता था, जो सैनिक ताकत के दम पर उन लोग नहीं जीतता था, बल्कि उनके जीतने का और एक कारण था। क्या था? चेचक का कीटाणु। मतलब वो अपने साथ कीटाणु लेकर घूमते थे। देखिए कितना अजीब बात है। जैसे आप अभी जैसे हाल फिलहाल में जैसे कोरोना वायरस आया, इसी प्रकार से चेचक का कीटाणु भी एक मतलब बहुत ही घातक कीटाणु है, घातक वायरस है। तो मतलब जो अभी यूरोपीय सेनाएं हैं, इनके जीतने का मतलब इनके जीतने का मेन मतलब मकसद ये नहीं कि सैनिक ताकत के दम पर वो नहीं जीतता था, बल्कि वो चेचक के कीटाणु भी साथ लेकर ही चलते थे। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि यह चेचक का कीटाणु स्पेनिश सैनिकों और अफसरों द्वारा वहां पहुंचा था। लाखों सालों से अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इस भयंकर बीमारी को सहने की क्षमता नहीं थी। क्लियर है बात? मतलब देखिए, लाखों सालों से अमेरिका जो थे अलग अलग रह रहे थे, जिससे मतलब उनके मतलब शरीर में यह मतलब क्षमता नहीं था कि जो यूरोप से आने वाले जो भी मतलब ये चेचक का कीटाणु का जो भी भयंकर मतलब ये बीमारी है, इसको सहने का मतलब कैपेसिटी नहीं था, क्षमता नहीं था। ठीक है। इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। मतलब ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मतलब ये जो चेचक का बीमारी है ये बहुत ही डेंजरस साबित हुआ वहां पर। मतलब एक बार यह संक्रमण जैसे स्टार्ट हुआ तो ये पूरे महाद्वीप में फैल गया। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। बात समझ में आया? जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंच पाते थे ना, वहां पर भी इन लोग का कीटाणु पहुंच जाता था और पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर देते थे। तो यही था इस कहानी का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये जो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये हमारे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मतलब ये कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में है। क्या है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया? ये क्वेश्चन है। अथवा देखकर नीचे और एक क्वेश्चन है, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
क्या किया। बात समझ में आया। तो ये दो क्वेश्चन है, अथवा देकर है, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर नीचे वाले, मतलब दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे क्या था कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो देखिए, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। अब क्या क्या बदलाव किया था, देखिए पहला बदलाव कि जन्म पर आधारित सभी अधिकार को हटा दिया गया और सबके लिए एक समान कानून बनाया। ठीक है, हटाया गया, और यहां पर और लिख दीजिएगा, ठीक है, और सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जन्म पर आधारित सभी अधिकार को हटा दिया गया और सबके लिए एक समान कानून बनाया गया। क्लियर है, मतलब जन्म पर आधारित जो भी वहां पर अधिकार था सबके सब हटा दिया गया और सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मतलब कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, मतलब सबके लिए क्या क्या उन लोगों ने एक समान कानून बनाया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया, मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसको मतलब सुरक्षित बनाया गया, और यातायात जो भी संचार का व्यवस्था था इन सभी में सुधार किया गया। सबके लिए नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। बात समझ में आया। सबके लिए नाप तोल का एक समान व्यवस्था अपनाया गया वहां पर, और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाया गया। जैसे हमारा देश का क्या है, रुपया है ना, उसी प्रकार से वहां पर भी ये हुआ। किसानों, मजदूरों, कारीगरों इत्यादि को अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। बात समझ में आया। जो भी किसान है, मजदूर है, कारीगर है, उनको अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया। वहां पर जो कैथोलिक धर्म है उसको राजधर्म बनाया गया। आर्थिक सुधार करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। क्लियर है, मतलब आर्थिक सुधार के लिए वहां पर क्या किया गया, बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया गया। शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, और शिक्षा के लिए वहां पर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी वहां पर एक खोला गया जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस। तो ये सब वहां पर बदलाव किया गया था। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। क्लियर है बात। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। या तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, या फिर देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। क्लियर है, यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और जो ये चीज हो रहा है ना, ये मेरा शायद पेन टेबलेट में कुछ प्रॉब्लम है जो कि 2-3 दिन से चल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इसके आंसर को दे सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया आपको क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो बुनकर है उन पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए क्या है यहां पर क्वेश्चन का आंसर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। इन गुमास्तों के निम्नलिखित काम थे, मतलब भारत में जो भी मतलब बुनकर थे उन पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था। और ये गुमास्ता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो भी व्यापारी है, जो भी दलाल है, उनकी भूमिका को समाप्त करने के लिए क्या किया कि बुनकरों पर मतलब अधिक हम लोग कंट्रोल रख पाएंगे, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, वेतन भोगी यानी वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। मतलब ऐसे कर्मचारी तैनात किए जिनको उन लोगों ने वेतन देता था, और जिसे हम लोग क्या कहते थे, गुमास्ता कहते थे। और ये जो गुमास्ता है इसका क्या क्या काम है, चलिए अब हम लोग इस गुमास्ते के मतलब काम को देखते हैं कि इसका क्या क्या वर्ग था। क्लियर है, तो देखते हैं एक एक करके हम लोग इसके क्या क्या वर्ग है। तो देखिए क्या करते थे ये गुमास्ता का काम क्या था कि गुमास्ता बुनकरों को कर्जा देते थे ताकि कोई भी बुनकर अपना माल दूसरे व्यापारी को ना बेच सके। मतलब ये गुमास्ता क्या करते थे, मतलब कर्जा देते थे। किसे कर्जा देते थे, तो बुनकरों को कर्जा देते थे। कर्जा इसलिए देते थे ताकि कोई भी बुनकर अपना जो माल होगा उस माल को दूसरे व्यापारी को ना बेच सके। तो ये था पहला काम। आगे देखिए आगे क्या करते थे ये, मतलब ये गुमास्ता जो भी बुनकर कर्जा लेते थे वे सभी लोग अपना कपड़ा गुमास्ता को देते थे। मतलब जो भी बुनकर थे, जो भी कर्जा लेते थे, और वे मतलब जो भी मतलब कर्जा लेते थे कपड़े के लिए, ठीक है, तो सारे के सारे कपड़ा क्या करते थे, गुमास्ता को देते थे। आगे बात करें और ये गुमास्ता का और क्या वर्क है, तो गुमास्ता बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे
और इन कपड़ों की गुणवत्ता की जांच भी करते थे। और ये जो गुमास्ता है ना, ये गुमास्ता क्या करते थे, मतलब बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे और कपड़ा का जो भी क्वालिटी होता था, क्वालिटी को भी मतलब चेक करता था कि कपड़ा का क्वालिटी किस प्रकार से है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे कर्जा मिलते गए महीन कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी। ज्यादा कमाई के आस में बुनकर कम पैसे में भी काम करने लगे। बात समझ में आया कि जैसे जैसे उन्हें कपड़ा मिलने लगे तो महीन कपड़ा का जो मांग है ना, डिमांड है, ये भी बढ़ने लगा और कमाई के आस में बुनकर क्या करने लगे, कम पैसे में ही काम करने लगे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाएं। ठीक है, आपको बताना है कि फ्रांस कहां पर है और इंडो चाइना कहां पर है। तो ये जो स्थान है ना, यही हमारा फ्रांस है और ये जो स्थान है ये हमारा इंडो चाइना है। तो देखिए मानचित्र तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप मानचित्र को एक बार देखेंगे। और देखिए मानचित्र में उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यही सब आएगा कि फ्रांस कहां पर है, इंडो चाइना कहां पर है, वियतनाम कहां पर है, बस मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अब हमारे जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग भूगोल के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।